सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, आज से नहीं बल्कि जब से पीडीएम इत्तेहाद की आप कह लें कि बुनियाद डाली गई है, तब से अब तक मैंने एक ही बात की है कि ये इत्तेहाद ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। जिस तरह सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अपोजिशन से नहीं बल्कि पैराशूटर से ख़तरा है, जो आए दिन इमरान खान के लिए कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी कर देते हैं। ठीक वैसे ही पीडीएम के इत्तेहाद को कभी भी हुकूमत या किसी और इदारे से खतरा नहीं रहा, बल्कि पीडीएम इत्तेहाद में शामिल दो बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून और दूसरी, समझ गए आप, जेयूआई। बिल्कुल सही समझे, मुस्लिम लीग नून और जेयूआई से ही हमेशा पीडीएम इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा है। आप इन दोनों जमातों का बयानिया और जो नजरिया है जरा उठाकर देखें, गौर करें, तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये जाती मुफादात के लिए इकट्ठा होने वाला एक टोला कह लें, जो अपने मुफाद की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। रियासती इदारों की तज़हीक, उनका इमेज ख़राब करने का मिशन और अपनी नेक नामी जाहिर करने के जतन कह लें, ये दो जमातें बस समझ लें कि इसी काम पे लगी हुई हैं और इन्हें कुछ नहीं आता आजकल। ज़ाती मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क का सब कुछ मेरे ख्याल से दाव पे अगर ये लगाना चाहें तो ये वो भी लगा देंगे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगता है दाव पे तो लगे सब कुछ, इन्हें ज़र्रा बराबर परवाह नहीं होगी, याद रखिएगा। और ये कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है। मुस्लिम लीग नून हो या फिर जेयूआई, दोनों ने पीडीएम को भी अपने मखसूस मुफादात और मकासद के लिए इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ये इत्तेहाद मजबूत होने की बजाय आपको पता है कि कमज़ोर हुआ। इस इत्तेहाद के कमज़ोर होने की वजह ये दो जमातें हैं। जब रियासत मुखालिफ बयानियाँ हो और पाक फौज निशाने पर हो, तो ऐसे में देखने वाले और जो समझने वाले लोग हैं वो बेवकूफ़ तो नहीं होते ना। वो जानते हैं कि इदारों को निशाना क्यों बनाया जाता है और किसके कहने पे बनाया जाता है, क्या मकसद होता है। एनआरओ के लिए आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए गए। क्यों लगाए गए, किसके कहने पे लगाए गए, बच्चा बच्चा जानता है। अब ऐसे में अवाम तो समझदार है, समझ गए कि मुस्लिम लीग नून पीडीएम के पीछे छुपकर मजलूमियत का नाटक करना चाहती है, ड्रामा करना चाहती है, या कह लें कि ये तासुर देने की कोशिश करती रही है कि जमहूरियत को ख़तरा लाहक है। पता नहीं किस चीज़ का नाम इन्होंने जमहूरियत रखा है, मुझे कभी कोई समझा दे कि जमहूरियत कहते किसे हैं, क्या है इनकी नज़र में जमहूरियत की डेफिनेशन। क्योंकि जिस जमहूरियत का मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, मुझे पता है, वो जमहूरियत तो इनमें कहीं नज़र ही नहीं आती। जमहूरियत शुरू होती है जमहूर से, यानी आपसे, मुझसे, अवाम से। जमहूर कोई खुडे लाइन लगा देते हैं, खुडे लाइन का मतलब समझते हैं ना, कॉर्नर कर देते हैं। कैसा जमहूर तो कैसी जमहूरियत। जमहूरी जमातों को दबाया जा रहा है, एहतसाब के नाम पर सियासतदानों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन अवाम में इनकी मजलूमियत का चूरन फरोख्त नहीं हो सका। वरना आज अगर ये चूरन बिक जाता तो आज पीडीएम अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब ना हो जाती। और यही वजह थी कि रियासत मुखालिफ मुहिम ने पीडीएम को आप कह लें कि बुरे तरीके से नाकाम कर दिया। फ्लॉप तरीन फिल्म होती है ना, पिटा हुआ शो, फ्लॉप तरीन शो, वो साबित हुआ इनका ये पीडीएम। और इसका क्रेडिट वो कैसे कहते हैं, वो हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। करप्शन पे भी आपने कभी किसी को अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अगर कहता सुना हो तारीख में, मेरे ख्याल से ये दो भाई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इसका जो क्रेडिट है पूरी तरह से मुस्लिम लीग नून को और जेयूआई को जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को आपने देखा कितनी बार समझाया, क्योंकि समझ बूझ रखने वाली पार्टी अगर इनमें है तो पीपल्स पार्टी है। उन्होंने इनको समझाया, हर तरीके से समझाया कि जिस आग में तुम लोग कूदना चाहते हो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, बल्कि दोनों जमातें खुद अपने आप को तबाह कर लेंगी। लेकिन इन्होंने पीपल्स पार्टी की एक ना सुनी, और यही वजह कि नून लीग ने अपने हाथों से कह लें कि पीडीएम का गला दबा दिया। अब पीडीएम ने, नाज़रीन सुनिएगा, 26 मार्च को हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च की कॉल दी। खबर यह है कि पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी ने हुकूमत के खिलाफ गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरने की मंजूरी दे दी है। अब पीडीएम की जानिब से कहा गया था कि जी इस्लामाबाद में होने वाला ये जो मुमकिना लॉन्ग मार्च है ये बहुत तवील मुद्दत का होगा। अब तवील किस चीज़ का नाम रखा हुआ है उन्होंने, ये मुझे नहीं पता। तवील मुद्दत, जैसे जमहूरियत की भी इनकी अपनी डेफिनेशन है, तवील मुद्दत ये बताएंगे कि कहते किसे हैं। और जेयूआई के सरबराह ने भी कहा कि इस्लामाबाद में जो एक क़याम तवील हो सकता है, वो तवील यही बताएंगे कि कितना तवील हो सकता है।
और वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ बार बार जो स्ट्रैटेजी तब्दील करने पर क्या कहा कि जी जहां अपोजिशन ने इतनी बार अपनी हिकमत अमली या स्ट्रैटेजी तब्दील की है, वहीं अपोजिशन अपने लॉन्ग मार्च के प्लान को रमज़ान और मुबारक के बाद रख ले। अब वज़ीर दाखिला ने ऐसा क्यों कहा ये मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो जो मासूम मदरसों के बच्चे हैं उनका ख्याल कर रहे हों, जिन्हें ये सियासतदान अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। बस जब इकट्ठे करने होते हैं ले आते हैं वो बेचारे बच्चे। पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास की जो अंदरूनी कहानी है जो सामने आई है, उसके मुताबिक कमेटी इजलास में धरने को लॉन्ग मार्च का नाम देने का फैसला किया गया, जबकि ज़राए ये कहते हैं कि ये भी तय पाया है कि मुल्क भर से काफिले एक साथ इस्लामाबाद दाखिल होंगे। और सिर्फ यही नहीं, ज़राए इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च में शामिल हर जमात अपने कारकुनों का खर्च खुद उठाएगी। इजलास में यह फैसला भी हुआ कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, केपी, आज़ाद कश्मीर से कारकुनों को ज़्यादा तादाद में इकट्ठा करके लाया जाए। अच्छा, अभी पीडीएम की आला क़यादत ने यह फैसला नहीं किया कि इस्लामाबाद के किस मुकाम पर धरना दिया जाएगा, लेकिन ये तय ज़रूर हुआ है कि जिन जिन काफिलों को जिस जिस जगह पर रोका जाएगा तो ऐसे में वो काफिला वहीं धरना दे देगा। अच्छा नाज़रीन, ये धरना और लॉन्ग मार्च कामयाब होता है, इससे ज़्यादा अहम सवाल ये है कि आया ये लॉन्ग मार्च और धरना होता भी है या नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि पहले पीडीएम ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन वो दावे महज दिखावे साबित हुए। बड़ी जगहों पे इन्होंने यू टर्न लिया, जो इन्होंने कहा था हम नहीं करेंगे वो सब कुछ इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह किया। लॉन्ग मार्च असेंबलियों से इस्तीफ़ों की तारीख पर तारीख दी गई, लेकिन ना इस्तीफ़े आए और ना अब तक लॉन्ग मार्च हो सका। उल्टा बिलावल ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद लाने के ऐलान के बाद मुस्लिम लीग नून और जेयूआई की जो जारहाना सियासत है ना, उसकी उम्मीदों पर अगर मेरे को पानी फेर दिया तो आप अग्री करेंगे, सेकंड करेंगे। और मुस्लिम लीग नून कहती रही कि वो सेनेट इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी और ना ही ज़िमनी इंतखाबात में, लेकिन बाद में क्या, इसी नून लीग को बैकफुट पर आना पड़ा और अब वो सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा ले रही है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा ले रही है। नून लीग और जेयूआई माजी में क्या कुछ कहते रहे। मरियम नवाज का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। आर होगा या पार होगा, हुकूमत के खिलाफ ऐलाने जंग होगा, हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के घबराने का वक्त शुरू हो चुका है, ये वक्त आ चुका है। हुकूमत आज गई, हुकूमत कल गई, ये इस्तीफे वो ये ब्ला 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 ब्ला, इसी तरह के जुमले सुना कर मुस्लिम लीग नून ने ना बाकायदा कहते हैं कान पका दिए, कान ही पका दिए ना नाजरीन इन लोगों ने, आपके मेरे हम सब के, लेकिन हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। फिर मुस्लिम लीग नून के नायब सदर ने अपने जलसों में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अपनी नफरत का कह लें कि खुलकर इजहार किया। वैसे इतनी नफरत भी कोई किसी से कर सकता है, मैं हैरान हूँ। कहा कि वो इनके और सिलेक्टर्स के दरमियान से निकल जाएं, क्योंकि इनका मुकाबला इमरान खान से नहीं है बल्कि उनके बड़ों से है। लेकिन फिर वक्त ने ये सीन भी दिखाया कि अंदर ही अंदर मुस्लिम लीग नून उन्हीं बड़ों के पाँव पकड़ते हुए नजर आई, पैरों में गिर गई। नून लीग 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर में आर या पार करना चाहती थी, लेकिन ना आर हुआ ना पार हुआ। हुकूमत वहीं की वहीं रही, लेकिन पीडीएम मुसलसल हार का शिकार होती चली गई। अब नून लीग के नायब सदर ने कहा था, याद करें कि जलसे को कामयाब बनाने की सारी जिम्मेदारी लाहौरियों पर आयद होती है। पंजाब कार्ड खेलने की कोशिश भी की, लेकिन जिंदा दिलाने लाहौर ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। ऑपोजिशन के करप्शन केसेस का बोझ उठाने से इनकार कर दिया और नून लीग कहती रही कि हुकूमत के दिन गिने जा सकते हैं, लेकिन दरअसल पीडीएम की अपनी सांसें गिनी जा चुकी हैं। पीडीएम आखिरी सांसें ले रही है, वेंटिलेटर पे पहुंच गई समझ जाए। 31 जनवरी भी गुजर गई, लेकिन नून लीग हुकूमत से इस्तीफा नहीं ले सकी। नून लीग ने पीडीएम के जोर पर इदारों को अपने निशानों पर रखा और उन पर एक के बाद एक तनकीद का नश्तर बरसाया, लेकिन इनके हाथ फिर भी कुछ ना आया। अवामी हल्के इन्हें रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करने वाला करार दे रहे हैं। अवाम ने अपोजिशन इत्तेहाद की मुल्क के सलामती इदारों के खिलाफ मुल्क दुश्मन सियासत को दफन कर दिया और पीडीएम के हाथ खाली। लेकिन नून लीग को यह कबूल नहीं है कि वो खाली हाथ रह जाते। उनको हर सूरत, जैसा प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना कि एनआरओ मांगते और मैं नहीं दूंगा, इन्हें हर सूरत बस यही चाहिए, एनआरओ। और यही वजह है कि अभी चंद नून लीग के नायब सदर को अपनी सर्जरी याद आ गई और वो इनके बकौल ये सर्जरी सिर्फ मुल्क से बाहर हो सकती है। पाकिस्तान में तो कोई डॉक्टर इस काबिल नहीं है कि इनका इलाज कर सके, इनके वालिद का इलाज कर सके। इनकी बीमारियां भी वक्री होती हैं इनके जैसी, जैसे वक्री लोग हैं वैसी इनकी वक्री किस्म की बीमारियां हैं। बेसिकली बीमारी जो है ना, ये एनआरओ की बेकरारी भी हो सकती है। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत के खिलाफ सियासी महाज में अपने आप समझ लें कि जो सारे सियासी पत्ते हैं वो ऑलरेडी खेल दिए हैं। सबसे बुरा खिलाड़ी वो होता है जो सारे पत्ते एक साथ फेंकते, याद रखिएगा। और इनके हाथ अब क्या आना था,
क्योंकि खेल तो इनको खेलना आ नहीं रहा। अगर खेलना ही है तो फिर खेलना तो सीख लो। और क्या हाल हो रहा है इनका, आगे क्या हाल होगा, पीडीएम के सरबराह का क्या हाल है इस टाइम पे, ज़रा वो भी क्लिप होगा मौलाना फजल रहमान साहब का, चलाइएगा। ये हैं जेयूआई के सरबराह जो हुकूमत के खिलाफ आए रोज़ कभी इस्तीफ़ों की डेडलाइन का ऐलान करते, कभी हुकूमत को डेडलाइन देते और कभी लॉन्ग मार्च की तारीख। लेकिन इसके बावजूद इनकी सियासत को क्या कहते हैं, लाइफ लाइन नहीं मिल सकी, बल्कि हुकूमत के बसात लपेटने की बजाय इनकी अपनी जमात की सफ़ें बाकायदा हिलकर रह गई। जेयूआई के नजरियाती रहनुमाओं ने रियासत मुखालिफ बयानिया पर पीडीएम के सरबराह की जमात से खुद को अलग कर लिया और इनकी सरबराही पर भी बहुत से सवालात उठाए। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जेयूआई के सरबराह को कहते हैं कि लेने के देने पड़ गए। बड़ी गरज चमक के साथ हुकूमत से इस्तीफे लेने निकले थे, एस्टैब्लिशमेंट को खुलेआम ललकार रहे थे, रियासती इदारों पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहे थे, लेकिन इनकी अपनी जमात के नजरियाती लोगों ने इन पर इल्ज़ामात लगा दिए। मौलाना ने एक उंगली अपने मुखालिफिन पर उठाई तो इन पर कई उंगलियां उठ गईं। दिसंबर भी गुजर गया, जनवरी भी गुजर गया, फरवरी भी गुजरने वाला है, लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत के खिलाफ कोई चांद नहीं चढ़ा सकी, बल्कि उल्टा इसके अपने वजूद के लिए खतरे की घंटी बज गई, खतरे की घंटी। पीडीएम डूब रही है, लेकिन अभी डूबी नहीं है। जल्द पीडीएम अपने अंजाम को पहुंचती दिखाई दे रही है, ये पीडीएम वालों को भी पता है, याद रखिएगा। अपोजिशन इत्तेहाद में हर जमात का आप देख लें कि एक अलग नजरिया है, हर जमात का अपना समझने के मुफाद है। बस मकसद एक है कि किसी न किसी तरह हुकूमत को घर भेज दिया जाए और अपने केसेस से निजात हासिल कर ली जाए। एनआरओ। सच्ची बात है कि पीडीएम के सरबराह हुकूमत को घर भेजकर कहाँ एंट्री चाहते हैं, मिनिस्टर इनक्लेव में, लाखों की लस्सियाँ दोबारा पीना चाहते हैं, वो तमाम मज़े। नून लीग अपने कायद को वज़ीर आज़म हाउस पहुँचाना चाहती है क्योंकि उनको वज़ीर आज़म बनने का बहुत शौक है, चौथी बार भी, चाहे इसके लिए कोई भी रास्ता इख्तियार करना पड़े, कोई भी। ज़रा गौर कीजिएगा नाज़रीन। लेकिन पीडीएम में मौजूद पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी कह लें जो गैर आइनी रास्ते पर चलने की मुखालफत कर रही है, और यही वजह है कि जेयूआई और नून लीग पीपल्स पार्टी से नाराज़ हैं, क्योंकि जो सही चल रहा होता है ना उससे पार्टियां नाराज़ हो जाती हैं। अब यहाँ से भी ज़रा इनकी साइकी समझिएगा कि पीपल्स पार्टी इनको सही रास्ता दिखाती है, गलत रास्ते से रोकती है, तो बजाय इसके कि अपने आप को सही करें कि हम कहाँ गलत हैं, अपनी इस्लाह करें, नहीं भाई, जो सही रास्ते पे चल रहा है, ये जो सही रास्ते के लिए हमें हिदायत दे रहा है, जो समझा रहा है कि आगे गड़ा इसमें गिर जाओगे, उससे नाराज़ हो जाएं, क्योंकि वही गलत है। ये इनकी नफ्सियात एक जुमले में अगर बताई जाए तो पीपल्स पार्टी से लोग नाराज़ हो गए, क्योंकि पीपल्स पार्टी इनको गलत काम करने से रोक रही है, मशवरा दे रही है। ये तो अपने दुश्मन खुद हैं, जो अच्छा मशवरा देने वाले को दोस्त नहीं समझ रहे, दुश्मन समझ रहे हैं, और उससे नाराज़ हो गए हैं, समझने की बजाय, इस्लाह करने की बजाय। अब पीडीएम में ये जो शामिल है, दोनों बड़ी जमातें हैं, आपको पता है कि ये पीपल्स पार्टी का गंधा भी इस्तेमाल करना चाहती हैं, पीपल्स पार्टी के जोर पर एक्चुअली हुकूमत को टफ टाइम देना चाहती हैं, लेकिन पीडीएम की जो कश्ती है ना, आप समझ लें कि मुफादात के भंवर में फंस चुकी है, और अपना अपना बयानिया, अपना अपना मुफाद इस इत्तेहाद में बाकायदा फसाद डाल चुके हैं। अगर इन सबका एक बयानिया और एक मुफाद होता ना, तो शायद ये किसी हद तक कामयाब हो सकते थे, किसी हद तक। चले कामयाब ना होते तो हुकूमत थोड़ा सा इनको सीरियस ले लेती, लेकिन ये तो ऑलरेडी बटे हुए हैं, तो किसी ने इनको क्या संजीदा लेना है। वो लकड़हारे वाली कहानी आपको याद होगी कि लकड़ियाँ अलग अलग थी तो तोड़ना आसान था, जब लकड़ियाँ इकट्ठी थी तो कोई तोड़ नहीं सका था। इन्होंने शायद वो कहानी भी नहीं पढ़ी, या पढ़ी तो भूल गएंगे। अच्छा, पीडीएम के सरबराह बिलावल की समझ लें कि समझदाराना, मेचोर या समझ-बूझ या सोच-बूझ की जो आप समझ लें कि हिकमत अमली स्ट्रैटेजी है, उसको ठंडे दिमाग से समझने की बजाय मुल्क में इंतशार चाहते हैं, गर्मा गर्मी चाहते हैं। ये बस चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ड्रामा होता रहे। जैसे कि उन्होंने पहले भी हुकूमत के खिलाफ, आपको याद होगा, धरना दिया, और उस वक्त भी हुकूमत को आए हुए ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। क्या बना उस धरने का, क्या नतीजा था बताएं? कौन से खाली हाथ नहीं लौटे थे, पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते, खाली हाथ ही थे मौलाना साहब, तब भी आप और अब भी, काश आपको समझ आ जाए। और उस वक्त अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी ने इनको बाजार तसल्ली दी थी, आपको याद होगा कि जेयूआई के सरबराह कदम बढ़ाएं, ये इनके साथ हैं। लेकिन जब जेयूआई के सरबराह ने पीछे मुड़कर देखा तो उनको कोई नज़र ही नहीं आया, क्योंकि उनके साथ वो क्या कहते हैं, हाथ हो चुका था। वो कहते हैं कि मैं और मेरे साथ भी मैं, मौलाना साहब की यही कैफियत थी कि मैं और मेरे साथ भी मैं। और इस बार भी पीडीएम के सरबराह हुकूमत से इस्तीफे लेने के चक्कर में लॉन्ग मार्च का चक्कर लगाना चाहते हैं, लेकिन उनकी अपनी टीम की गिनती पूरी नहीं हो रही। और बिलावल ने भी लॉन्ग मार्च में शामिल होने की शर्त रख दी है। शर्त क्या रखी है जी, कि अगर पीडीएम की दीगर जमातें ज़्यादा से ज़्यादा अवाम लॉन्ग मार्च के लिए लेती हैं, तब वो लॉन्ग मार्च में अपनी शिरकत को यकीनी बना सकेंगे। इसको मैं क्या कहूँगी, बिलावल का स्मार्ट मूव, क्योंकि उनको पता है कि ना तो ऐसा होगा और ना शिरकत होगी। बहुत स्मार्ट हैं बिलावल आप। बिलावल का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा जी। बिलावल ने लॉन्ग मार्च में शामिल होने की शर्त और वज़ीर आज़म के खिलाफ जो जंग है वो पार्लियामेंट में लड़ने का बाकायदा ऐलान कर दिया, क्योंकि पीपल्स पार्टी जानती है कि लॉन्ग मार्च से हुकूमत घर जाने वाली नहीं है।
लेकिन पीडीएम की मुस्लिम लीग नून जेआईआई मुल्क में बाकायदा हंगामा करना चाहती है। अब मैं ये नहीं कहती कि अपोजिशन एहतजाज ना करे, एहतजाज हक है, लेकिन एहतजाज एनआरओ लेने के लिए होगा तो फिर हर कोई इसकी मुखालफत ही करेगा। आपको याद होगा नाजरीन, जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 2014 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद में एक धरना दिया था, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून इसको मईशत पर हमला कहती थी। अब मेरा सवाल ये कि अगर पीडीएम के इस दावे को दुरुस्त मान लिया जाए कि वो आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो अब मईशत की सिचुएशन या सूरत हाल पहले से ज़्यादा ख़राब है कि अब इनका इस्लामाबाद में दिया जाने वाला धरना इकॉनमी प्रूफ होगा, जिसकी वजह से मईशत पर कोई असरात मुरत्तब ही नहीं होंगे, क्योंकि धरना अब ये लोग देने अजीम लोग। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुनाफिकत की सियासत की, सबको पता है, और इसी मुनाफिकत की सियासत से नून लीग के कायद के जो करीब तरीन साथी रहने वाले एजाजुल हक हैं, उन्होंने भी पर्दा उठा दिया। क्या कहते हैं? ये वही एजाजुल हक हैं जो नून लीग के कायद की बीबी शहीद के खिलाफ माजी में जो की गई साजिशें हैं उनसे पर्दा उठा चुके हैं, और अब एजाजुल हक साहब कह रहे हैं कि पीडीएम अपने मकासद हासिल कर चुकी है, इसने बैकडोर जो है वो डील कर ली है और अब अनकरीब पीडीएम ख़त्म हो जाएगी। अब इनका दावा अगर देखा जाए कोई छोटा दावा नहीं है, कोई ऐसी बात कह लें या सबूत इनके पास ज़रूर है जिसकी बिना पर ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। और एजाजुल हक साहब को भी नज़र आ गया कि पीडीएम इत्तेहाद की सियासी मौत का वक्त आ पहुँचा है। लेकिन इन इंकशाफात में से सबसे अहम इंकशाफ ये भी है कि मुस्लिम लीग नून के लिए बैकडोर राब्ते करती रही है। अब ज़रा देखिए नाजरीन, जब मुफादात कुछ और हों और दावे कुछ और हों, यानी कॉल और फिल्म में बाकायदा तजाद हो, तो कैसे पॉसिबल है, कैसे मुमकिन है कि कोई भी तहरीक उसूली नज़रियात की बजाय मसनूई नज़रियात के बलबूते पर नशोनुमा पा सके? ऐसा हो सकता है? इज़ इट पॉसिबल? बिल्कुल भी नहीं। फयाजुल हसन चौहान साहब का क्लिप होगा, टीम ज़रा वो भी चलाइएगा। ये तो रियासत मुखालिफ बयानिया है, इसने पीडीएम की जड़ों को आप कह लें कि बाकायदा खोखला करके रख दी है। आपने सुना है, एजाजुल हक साहब को भी सुना, फयाजुल हसन चौहान साहब को भी सुना, इमरान खान साहब का भी क्लिप होगा, टीम ज़रा वो भी चलाइएगा। आपने उन्होंने क्या कहा, खतरनाक गेम वो खेल रहे हैं, यानी डेंजरस गेम खेल रहे हैं। ऐसा न हो कि अवाम इनसे खुद कह दे कि जी अवामी गंदा इस्तेमाल करने का वक्त अब ख़त्म हो गया है, अवामी गंदा इस्तेमाल करके अपने ज़ाती मकासद के हसूल का चक्कर अब मज़ीद नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज फिर हमें वही मनाजिर देखने को मिले जो कुछ दिन पहले कराची में PS 88 मलीर के ज़िमनी इलेक्शन में नज़र आए थे। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज NA 75 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में फायरिंग और हंगामा आराई की वजह से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। ये वाक़या जो है वो डस्का के गांव में पेश आया, जो देखते ही देखते मैदान जंग में तब्दील हो गया। वोट कास्ट करने के दौरान 2 ग्रुपों में झगड़ा और शदीद फायरिंग से 8 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां 2 अफराद जान की बाजी भी हार गए। जो जाँ बहक होने वाले हैं, माजिद उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था और जिशान का ताल्लुक नून लीग से है। अच्छा, पीटीआई रहनुमा उस्मान डार कहते हैं कि नून लीग के कारकुन जहनी दबाव का शिकार हैं और इलेक्शन हारने पर हवाई फायरिंग कर रहे हैं। और मरियम बीबी अपने ट्वीट में कहती हैं कि आज आपने पीटीआई के हुकूमती अरकान और पुलिस की खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी और धांधली के बावजूद जिस जुर्रत, बहादुरी और अज़म से वोट डाला है, अब उसी जुर्रत और बहादुरी से अपने वोट पर पहरा दें और वोट की हिफाजत भी करें। तो मैं मरियम साहिबा से कहना चाहूँगी कि बीबी, खुद आप घर पर बैठी ट्वीट करती हैं और अवाम अपनी जान भी दें और वोट की पहरादारी भी करें और हिफाजत भी करें। बहुत अच्छे, ऐसे होते हैं लीडर, खुद को आप बहुत बड़ी लीडर समझती हैं। अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये इलेक्शन हो रहे हैं या फिर कोई आप कह रहे हैं सब कोई पाक भारत जंग छिड़ गई है। इसमें बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया एंकर पर्सन उसामा गाजी। उसामा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। उसामा, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी सिचुएशन को? वाकई वो बात होगी कि ये इलेक्शन है या फिर कोई पाक भारत जंग छिड़ गई है? क्या हो गया है? ये किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? मरीम साहबा ने इसको जंग ही कहा था, और जब वो कैंपेन के लिए यहाँ पर आई थी और उनके साथ मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 2 दर्जन से ज़्यादा मेंबरान पार्लियामेंट थे, असम्बली के मेंबर्स वगैरह थे, जिनको नोटिस भी फिर उस वक्त होश में था इलेक्शन कमीशन कुछ, और उसने नोटिस उस वक्त उन लोगों को दिए थे, लेकिन नोटिस से ज़्यादा आगे काम नहीं बढ़ा। और आज ये अलमिया है, ये दुख की घड़ी है, अफसोस की पूरी कौम के लिए कि आज 2 कीमती जानें इस दुनिया से चली गई। तो मरीम साहिबा जो जंग लगाना चाहती थी उसमें कामयाब हो गई, जंग हो गई है, फायरिंग हो गई है। जो वो कहती थी कि अपने हाथ में ले लो सब कुछ, अब आगे बढ़ना है, कुछ ये नहीं होने देना, मत किसी का इंतजार करना, तुमने कुछ डाका नहीं डलने देना, अब आगे बढ़कर खुद जो करना है कर लो, ये इनसे नहीं होगा। वो हो गया, आज उन्होंने देख लिया। अब देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर चीज पता लगेगी, लेकिन अभी तक डीपीओ हैं हसन असद अलवी साहब, वो कह रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि ये जिस तरह से 2 लोग इसमें जाँ बहक हुए हैं, जावेद नाम का, वो बताते हैं कि नून लीग का बंदा है,
उसका झगड़ा हुआ पहले यहाँ पर पोलिंग स्टेशन में आकर कहीं इधर, और उसके बाद वो दोबारा आया है और उसने इंतजार किया है तहरीक इंसाफ के लोगों के बाहर निकलने का और उसने फायरिंग कर दी है। अब डीपीओ ये कह रहा है कि जी उसको पकड़ने के लिए हम छापे मारे कर रहे हैं। अब जाहिर है कहा जाएगा जी पुलिस जो है ये इस वक्त तहरीक इंसाफ की है, जिस तरह तहरीक इंसाफ कहती रहती है जी यहाँ तो सारे ब्यूरोक्रेट्स जो है नून लीग के भर्ती किए हुए, हमें तो कोई अच्छा मिलता नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वहां पर पुलिस अच्छी है, उनकी पुलिस है। यहाँ तहरीक इंसाफ की पुलिस बुरी हो जाएगी, वहां हलीम आदिल शेख के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इलेक्शन कमीशन कर सकता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। असलहा था, जो भी था, उनके पास अदालत मौजूद है, अगर वो बेकसूर हुए अदालत से बिल्कुल वो बरी होंगे। कार्रवाई हुई ना। यहाँ इलेक्शन कमीशन सोता रहा है, भंग का इस्तेमाल करते हैं वहां पर, मुझे नहीं पता क्या करते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास पूरे इख्तियारात थे, ये कोई अचानक नहीं हो गया, फायरिंग होती रही। हमारे रिपोर्टर बताते रहे कि यहाँ पर हंगामा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, फायरिंग हो रही है, पुलिस देख रही है। क्या करें, किसके पास जाएं? अब यहाँ होगा ये कि जीतने वाला जश्न मनाएगा, हारने वाला जो है एलिगेशन लगाएगा, कोई इन लोगों को पूछने नहीं आएगा। इनका खानदान, इनके जो भी लोग होंगे बुरसा, वो तबाह बर्बाद हो गए, उनकी जाने चलेगी। अब तो यानी लोग ज़मीनी इंतखाब जिस तरह हो रहा है, अब इंतखाबात से या पोलिंग से लोग पोलिंग स्टेशन पे जाने से खौफजदा होना शुरू हो जाएंगे, वो हालात हो जाएंगे सामने। और इसीलिए फिर गोलियां चल जाए, कोई जान से चला जाए तो लोग तो खौफजदा हो गए ना। यकीनन आपकी बात बिल्कुल सही है और ये अफसोसनाक है, नफ्सियात पे असर होता है। बहुत दुख की बात है। देखिए, क्या घर से जाते हुए कोई कहेगा ना जाना पोलिंग स्टेशन, भाई जाते हुए ना डालना वोट, यही रह जाओ, तुम्हारे लिए जान जो है तुम्हारी, वो हमारे लिए ज्यादा कीमती है, यही होगा। आप इस तरह का माहौल चाहते हैं। देखिए, ये लोग जब आते हैं तो बड़ी प्रोटेक्शन में आते हैं, उस वक्त माहौल और होता है। लेकिन आम आदमी जो है वो कीड़े मकोड़े हैं, जो कारकुन है, वो क्यों लड़ रहा है? क्योंकि उसको ये दिखाया जाता है कि तुम्हारी जिंदगी ठीक हो जाएगी हर तरह से जब तुम हमारे लिए लड़ोगे, उसके बाद तुम्हारे लिए नौकरियां होंगी, तुम्हें इमारात मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, वरना तुम तो जिंदगी में धक्के खाते रहोगे। और फिर बरादरी सिस्टम हर तरह से, इसको वाकई जंग बना दिया गया है। ये इलेक्शन नहीं है, जिंदगी और मौत का मसला बना दिया गया है कि जहां पर ये असला चल गया, अचानक तो नहीं है इतना असला आ गया, उसके पास लाइसेंस वाला था या नहीं था। इस पर मेरा ख्याल है हुकूमत, अपोजिशन सबको होना चाहिए कि आइंदा ये ना हो सके। बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की। चले, हुकूमत और अपोजिशन को दोनों को इस पर होना चाहिए। इससे मुझे जरा याद है कि हुकूमत और अपोजिशन तो हर मामले पे एक दूसरे के साथ नहीं होते, हमेशा डायरेक्शन उलट ही नजर आती है। सेनेट इलेक्शन को लेकर देख लें कि हुकूमत और अपोजिशन बहुत मुतहरिक है। वैसे कि हुकूमत का दावा ये कि जब हम कहते हैं कि सियासी जमात का रुकने असम्बली बताए कि किसे वोट दे रहा है, तो फिर अपोजिशन जमात कहती है कि ओपन नहीं, खुफिया वोट दो। हालांकि पहले अपोजिशन खुद कहती थी कि ओपन बैलेट होना चाहिए। अब सवाल ये कि फिर इनमें ये तब्दीली कैसे आई है? अब क्यों अपोजिशन ओपन बैलेट की हिमायत नहीं कर रही है? जी सामा, असल में देखें कि जब अपना मफाद होता है, जब उनको ये होता है कि अब यहाँ पर हमारा कोई मामला बन सकता है, तो तब ये सब अपने मफादात में सब कुछ भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पर चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, और मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के सबसे बड़े जज, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो कह रहे हैं कि अफसोस कि पीपल्स पार्टी और नून लीग लिख कर एक मुआहिदा करते हैं और उसके बाद इनकी बारियां आती हैं, लेकिन ये उस पर फिर अमल नहीं करते। क्यों? उसके बाद अपने अपने मफादात होते हैं। देखिए, पैसा भी तो बनाना है, पैसा आप कैसे बनाएंगे? उसी बंदे को आप मोम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जो बिकेगा, और फिर इलेक्शन आप लड़ते ही क्यों है? पैसा बनाने के लिए। पैसे वाले लोग आएंगे तो पैसा बनेगा, एमपीए पैसा लगाकर बनेगा, और उसके बाद उसने सेंटर बनवाना है किसी को, तो उसके पास फिर पैसा आएगा। उसने जो करोड़ों रुपया लगाया है, उसने फिर उस करोड़ों से अरबों रुपया कैसे बनाना है। इसी तरह सेनेट में अगर कोई आ रहा है तो ये पैसा बनाने के लिए आते हैं। मेन मकसद क्या है? कानून साजी? हरगिज नहीं, कतई नहीं। वो तो घर बैठेंगे, क्यों आएंगे? टीएडीए लेने के लिए आते हैं और पैसा बनाने के लिए आते हैं। तो अगर आप ओपन बैलेट की तरफ आते हैं, या इसको साफ शफाफ कह लें, या कोई भी मैकेनिज्म, ये मैं नहीं कह रहा, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का कहना था, तो उसमें फिर पैसा नहीं उस तरह से चल सकेगा, और उसके बगैर तो फिर सियासत हो नहीं सकती। सियासत और पैसा लाज़िम मलज़ूम है। ठीक है जी। अच्छा, हम देखिए अपोजिशन का मीनार पाकिस्तान जलसा नाकाम हो गया। अब ये क्या सोच रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन में वोटों की जो खरीदारी उससे अक्सरियत बना लेंगे, और सबसे बड़ी बात है कौन सी जमहूरियत है? ये पैसे की जमहूरियत है, जहां नोट चलता है, नोट। अब देखिए, इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं कि जी मंडी लग चुकी है। अब देखिए ना, पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव हो, सरबराह हो, और वो बेबस कितना है। आप देखिए, बेबसी की इंतहा देखिए कि उसको पता है, उसके पास रिपोर्ट्स हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में हुकूमत का सबसे बड़ा आईनी और कानूनी नुमाइंदा वो होता है, उसकी बेबसी देखिए कि वो अदालत के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या कहता है
कि जी नोटों से भरे बैग इस्लामाबाद में आ चुके हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा है कि कहीं ओपन बैलेट का ना कह दें तो फिर ये हमारे नोट बेकार हो जाए, क्योंकि पता लग जाए किसने किसको वोट डाला। तो नोटों के बैग, और दुबई में भी हो गया मामला, वीडियो सामने आ गई है। तो आपको पता है चोर अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, जिस तरह ये हमारे मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, हर चीज उन्होंने अपडेट कर लिया जी दुबई में, और उसमें फिर कमीशन भी अब ज्यादा है क्योंकि वहां पर बीच में बंदा होगा। ये सारा कुछ हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को क्या होता है, वो कहता है जी अच्छा ये हो रहा है, अच्छा इसका नोटिस ले लेते हैं। बेबस है, क्या करेगा, यहाँ इदारे सारे गल सड़ गए हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म कुछ नहीं कर सकता, कह रहा है कि जी 50 से 70 करोड़ हो गया जी बलूचिस्तान में रेट। अच्छा रेट लग रहे हैं, बोलियां लग उधर। अच्छा यहाँ से याद आया मुझे उसामा गाजी साहब कि जहांगीर तरीन साहब बड़े डिस्कस हो रहे हैं आजकल, दोबारा ज़बान ज़द-ए-आम डिस्कशन का हिस्सा, और आपको पता है जोड़ तोड़ के माहिर हैं वो, और फिर ऐसे टाइमिंग जरा देखें तो उनकी एंट्री पे जरा थोड़ा तबसरा कर दें। देखें मजबूरी होती है हमारे यहाँ, मैंने आपको बताया कि सियासत के कुछ ज़मीनी हकाइक होते हैं। उस तरह के इमरान खान साहब कहते थे मैं तो खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास जाने से बेहतर है। बड़े बड़े दावे, ज़मीनी हकाइक कहते हैं कि पहले आपको ज़मीनी हकाइक देखे बगैर जब तक आपके हाथ में कुछ चीज नहीं, पहले बड़े बड़े दावे ना करें। यानी गवर्नमेंट आपने कभी की नहीं थी, 22 साल आपने स्ट्रगल की, पहले आप अपोजिशन में रहे, जब आप गवर्नमेंट में आए फिर आपको पता चला ना कि ग्राउंड रियलिटीज है क्या, पहले बड़े बड़े दावे करने नहीं चाहिए थे। अच्छा आप देखिए जहांगीर तरीन साहब का आना, उससे पहले की सियासत इमरान खान साहब की देखिए, और उसके बाद जब तहरीक इंसाफ में आते हैं उनके जलसों का फैलाव देखें, कितना ज्यादा उसके बाद फैलाव होता है, यानी तहरीक इंसाफ का। फिर इन्होंने खुद इंटरव्यू, जब ये सारा मामला इनका खराब हुआ, चीनी स्कैंडल आया, तो उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि इलेक्टेबल्स मैं लेकर आया। इन्होंने इंटरव्यू दिया टीवी पर, उसके बाद कहा कि इलेक्टेबल्स को मैं लेकर आया। तो इमरान खान साहब जिस तरह की सियासत मुल्क में लाना चाह रहे थे वो नहीं चल रही थी उन लोगों की। तो जब तक इलेक्टेबल्स नहीं आ गए, जिनके पास पैसा है, तो तब तक बाद में। अब भी मुझे बताएं आप, उनको ख्याल आ गया कि आज जी जहांगीर तरीन साहब बचा लो हमें, उनके तैयारी की जरूरत। वो बात याद आ गई, कहते हैं कि किंग से ज्यादा किंग मेकर मैटर करता है, तो वी कैन कॉल हिम किंग मेकर। ये लोग तो चाहिए होते हैं आपको। तो अब जहांगीर तरीन साहब आए हैं तो उसके बाद देखिए ना, फिर नवाज शरीफ और जरदारी साहब दोबारा राब्ते करने लग गए, दोबारा फोन चल गए, ओह जहांगीर तरीन की एंट्री। क्योंकि जहांगीर तरीन की एंट्री देखना सबके सर पे सवार हो गई, माने ना जहांगीर तरीन साहब कुछ है, अचानक से आए हैं और तैयारा उनका मशहूर है, कितने लोगों को लेकर आए थे। अच्छा नेचुरली भी होता है, जोड़ने के लिए, लोगों को जोड़ तोड़ के लिए माहिर है। जनूबी पंजाब में वो बड़े एक्टिव थे, जितने लोग आजाद जीते थे और उसके बाद तहरीक इंसाफ में आए, आप देख लें कि वो उनका झंडा पहनाया जा रहा है, जहांगीर तरीन साहब वहां पर मौजूद हैं। तो नेचुरली जो लोग आए हैं, तो वो अच्छा याद होगा पहले पंजाब के लिए किरदार परवेज़ इलाही साहब के सुपुर्द भी किया गया था। अब आप कह सकते हैं कि आदमियों पे अदम एतमाद है, ये आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए मतलब परवेज़ इलाही क्यों, एक मजे हुए सियासतदान है, जी जिस तरह जहांगीर तरीन है, उनको पता है, उन्होंने हुकूमत भी की हुई है पंजाब में, वो बहुत पुराने। बल्कि जहांगीर तरीन से अगर मैं कहूं कंपैरिजन किया जाए उनका परवेज़ इलाही का, जहांगीर तरीन साहब का अपना तैयारा बड़ा मशहूर है, उनका जोड़ तोड़ का सिलसिला माहिर है वो। लेकिन अगर हम मैच्योरिटी की बात करें, सियासत की बात करें, तो मेरे ख्याल से परवेज़ इलाही साहब को हम ज्यादा नंबर देंगे। परवेज़ इलाही साहब PhD हैं, बिल्कुल PhD, पोस्ट डॉक्टर फेलो कह पता है कौन सा MPA उसकी दुखतीरा क्या है, माहिर समझ लें। और वो होता है ना, एक वो हमने बचपन में कहानी पढ़ी कि वो जिन है और उसकी जान एक तोते में है, तो उनको पता है किस MPA किस MLA की जान कहाँ है, उसका ताल्लुक, बरादरी, हर चीज उनको पता है। तो लिहाजा इसलिए फिर इमरान खान साहब ने कहा जी ये पंजाब का तो आप संभालें, बुज़दार साहब के बस की तो बात है नहीं, क्योंकि बुज़दार साहब तो मेरा ख्याल है कौंसिल का इलेक्शन उनके अंडर थे, कोई जब परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला होते थे। बट मैं वैसे बता रहा हूं, कोई लर्निंग फेज में तो उसको इतना तंग करना भी नहीं चाहिए। उनको लोगों को पता है कि वो नहीं, उनके एश्योरेंस पर किसी ने नहीं जाना, किसी ने उनके जोड़ तोड़ पर नहीं जाना। हाँ परवेज़ इलाही साहब को सब चीजें पता है, तो वो चीजें मैनेज कर रहे हैं। और उसका आपने देख लिया कि वो टेक्नोक्रेट्स और खवातीन वाली सीट्स पर तो मामला बड़ी अच्छी तरीके से हल हो गया। अच्छा ऑपोजिशन अभी भी बड़ी पुरुमीद नजर आ रही है उसामा गाजी साहब, वो कहते हैं कि जी अभी भी जब लॉन्ग मार्च जो है वो हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगा, यानी अभी भी ये उम्मीद करते हैं कि हुकूमत खत्म हो जाएगी, इस्तीफा दे देगी, इमरान खान साहब कुर्सी छोड़ देंगे, घर चले जाएंगे। यही नारे लगे हैं, घर क्यों नहीं जाते, चले जाओ, खुद ही कुछ कर लो। देखिए अब होता यह है कि आप तो गाने ये जो गाने बनाते हैं ना, मुझे लगता है वो भी यही बनना शुरू हो जाएगा कि घर जाओ, कुर्सी छोड़ो। एक तो है कि आपने प्रेडिक्शन करनी है ना, कोई पेशगोई करनी है, उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप तारीख को देख लें कि कब किस तरह से क्या हुआ। अच्छा हम पुराने नहीं जाते, छोड़ दें पाकिस्तान में कैसे कैसे अलायंसेस बने, छोड़ दें, मतलब मुशर्रफ के खिलाफ अलायंसेस। मुझे याद आ गया इमरान खान साहब ने रिपोर्ट किया था, क्या हुआ था, ये भी छोड़, हम सिर्फ इन्हीं की पीडीएम की हिस्ट्री देख लेते हैं। पीडीएम की, ठीक है, सेनेट इलेक्शन सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो हम इलेक्टोरल कॉलेज ही तोड़ देंगे। ज़िमनी इलेक्शन कोई नहीं जा सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा उसके बाद जनाब ये 31 दिसंबर इस्तीफे आ रहे हैं हमारे, मैं ऐसे से पीछे ये आ गए, अब तक आ गए, वो आज तक नहीं आए। मुझे बता दें पीडीएम का अब तक हुआ क्या है, जो उन्होंने कोई भी जो टारगेट सेट किया था ना, टारगेट में बात कर रहा हूँ कि इस्तीफे होंगे, ज़िमनी इलेक्शन, आज ज़िमनी इलेक्शन में लोग मर रहे हैं, खुद यू टर्न लिया। हाँ जी, जिस ज़िमनी इलेक्शन का उन्होंने बायकॉट करना था, उन्हें उधर तो लोग मर गए, इतना उनके लिए जीने मरने का वो बन गया मकाम के ये ज़िमनी इलेक्शन। और मरियम साहब के ट्वीट आप देख लें, कितना दुख हो रहा है।
तो इसी से आप अंदाजा लगाने क्या वहां से अंदाजा लगा रहे कि लोगों के मरने का उनको कितना दुख है। बिल्कुल भी अभी तो हो रहा है, पीडीएम की तैयारी धरने की हो रही है, वहाँ पैसे लाने की हो रही है। ये तो हिस्ट्री हो गई ना, ये लोग मर गए, बस अब इनकी तदफीन का आप इंतजाम करें, खत्म, आगे कहानी है। अब पीडीएम ने क्या करना है, हमने लॉन्ग मार्च किस तरह करना है, और मरीम साहब की सर्जरी है वो भी बड़ी अहम है। अब वो बाहर से ही सिर्फ हो सकती है, पता नहीं वो पाकिस्तान में करवाएंगी भी नहीं करवाएंगी, मुझे नहीं पता। अच्छा, आखिर में आपसे जानना चाहूंगी, शुक्रिया अदा करना है, ये जो बार बार कहा जाता है कि बाहर से ही होगी, मतलब बाहर जाने के साथ एनओरो भी नहीं मांगना, जाना भी नहीं है और रिक्वेस्ट भी नहीं करनी, मतलब भरम भी वहीं पर रखना है, एटीट्यूड भी रखना है, और जाना भी इनडायरेक्टली कह भी दिया सब कुछ और नहीं भी कहा। ये पाकिस्तानी डॉक्टर्स की कितनी आप समझ लें कि इंसल्ट है कि आप हर चीज़ बाहर से करवाना चाहते हो। पाकिस्तान में भी बड़े मेरे ख्याल से नामवर और काबिल डॉक्टर्स हैं, हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, बच्चे बड़े मार्क्स लेके, टेस्ट देके, एंट्री टेस्ट देके एडमिशन लेते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, फिर आगे FCPS करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं। तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स को बड़ा दुख होता होगा। लंदन की फ़ज़ा में कुछ ऐसा है, मुझे ना वहीं पर पढ़ाई भी हो, वहीं पर इलाज भी हो, और अगरचे डॉक्टर अदनान मियां नवाज शरीफ साहब को पर्सनल डॉक्टर हैं, वो सिर्फ यहाँ के लिए थे। लंदन में भी जब वो जाकर देखते हैं तो वो बेहतर हो जाते हैं, प्लेटलेट्स भी ठीक हो जाते हैं। तो मरीम साहबा का मेरा ख्याल है इसलिए कह दिया कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि जहाँ उनको ये मसला ज़्यादा हो जाए, वो छोटी सी सर्जरी मतलब जान के लिए खतरा ना खुदा न खास्ता बन जाए, तो वो फिर पहले ही कह देंगे मैंने पहले ही कह दिया था, और यहाँ के डॉक्टर्स बिल्कुल रिपोर्ट दे देंगे कि ये ऐसा इलाज है या इतना खतरनाक है, ये बाहर ही बेहतर हो। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है जो आपने कह दी एक जुमले में, यहाँ के डॉक्टर्स को दी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सामा गैर साहब आपके वक्त के लिए। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे मेरे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान, उनकी बड़ी खबर। सेगमेंट में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान और उनकी बड़ी खबर। सदीक, पीडीएम की दम तोड़ती तहरीक के लिए नून लीग का एक नया मंसूबा है और सुना है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम हो रही है, जिसमें किस किस की खिदमात ली जाएंगी। अब ये नया प्लान इन लोगों का क्या है, क्या चाहते हैं ये? हर प्लान तो इनका फ्लॉप हो रहा है पीडीएम वालों का, अभी भी इनको चैन नहीं आ रहा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि हम रोज़ नज़र रखते हैं, हम देखते हैं, और 20 सितंबर जब पीडीएम का वजूद अमल में आया, जब पीडीएम बनाई गई, उस दिन से लेके आज तक हमने मुसलसल इस प्रोग्राम में बात की पीडीएम कब क्या कर रही है, क्या उनके मंसूबे थे, क्या उनके प्लान थे, किस तरह वो हुकूमत को घर भेजना चाहते थे। पहले वो दिसंबर में हुकूमत गिराना चाहते थे, फिर जनवरी में हुकूमत ने घर जाना था, जनवरी के आखिर में लॉन्ग मार्च होना था, फिर फरवरी में होना था, और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। उनका एक भी मंसूबा जो है, जो उन्होंने प्लान किया था, वो मंत्री नियाम को नहीं पहुँचा। ना इस्तीफे उन्होंने दिए, ना अभी तक लॉन्ग मार्च किया। अब वो मार्च में उन्होंने करना है जो ऐलान किया हुआ है। ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट नहीं किया, वो लड़े, सेनेट इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब पीडीएम ने यह तय किया कि अब हमने क्या करना है, कि अब हमने सेनेट में हुकूमत को धचका देना है, और सेनेट में हमने यूसुफ गिलानी साहब को जितवाना है, शेख साहब को जाना है कि देखें ये अदम एतमाद है। वो जो मंसूबा उस पर इतना फोकस था कि उस जैसे फिर तहरीक रोक दी गई। उसमें फिर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, तो चलते चलते फिर जैसे हमने पिछले 4 प्रोग्राम्स में हमने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में बात की, तो वहाँ पर भी आप ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब अटॉर्नी जनरल की इस बात से कायल नजर आती है कि जो अमूमी तासुर है, जो आवाम जानती है कि जो खरीदो फरोख्त होती है, जो पैसा चलता है, जिस तरह से ज़मीर बेचे जाते हैं, जिस तरह ज़मीरों का सौदा किया जाता है, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कह रही है कि आप हर सूरत में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए, करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए इकदाम करें। और आपको ये भी पता है कि हुकूमत की जानिब से भी ये बताया गया, इल्ज़ामात भी लगे, इंकशाफात भी हुए। खुद JUIF के जो नाराज़ अरकान हैं उन्होंने भी बताया कि बाहर से तगड़ा पैसा आया था इस तहरीक के लिए और इस सारे मंसूबे के लिए। अब जब इन्होंने देखा कि हमारा ये मंसूबा नाकाम हो रहा है, कि जो हम चाह रहे हैं कि हम सेनेट इलेक्शन में कोई अपसेट करेंगे, यूसुफ गिलानी को जितवाएंगे और फिर हम ये कहेंगे कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद हो गया, तो उसको ये नाकाम होता देखकर अब जो नया मंसूबा है वो पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ है, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ है। इसमें 3 चीज़ें की जा रही हैं। सबसे पहले आप ये देख रही हैं कि फजलुर रहमान हो या मरियम हो, वो सुप्रीम कोर्ट को थ्रेट कर रहे हैं, कि धमकियां दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि आप ये जो सदारती रेफरेंस आया हुआ है, इसके ऊपर कोई आप जो है वो अपना आईनी जो आपका किरदार है वो अदा ना करें और आप कोई राय मत दें इलेक्शन के हवाले से। दूसरा वो ये कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को इस बात पर उभारा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले तो डट गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या उनके मेम्बरान हो, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो बैलेट है वो सीक्रेट होगी। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की राय आती है कि बैलेट जो है वो खुफिया नहीं, ओपन हो, तो फिर पीडीएम कोशिश कर रही है कि इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान या 2 अरकान कम अज़ कम जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाएं, वो इस्तीफ़ा दे दें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, और इस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन को आमने सामने लाना चाहते हैं। दूसरी तरफ उनका प्लान ये है
कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला हुआ था, जो वहाँ पर धावा बोला गया, जो हमला किया गया दहशतगर्दी की दफात के तहत, जो FIR दर्ज हुई, जो मुबैना जो दहशतगर्दी करने वाले हैं, हमला करने वाले हैं, गुंडे हों, उनको जो गिरफ्तार किया गया, वो अब मामला आगे सुप्रीम कोर्ट में आना है। और अब ये कोशिश की जा रही है कि वकला को साथ मिलाकर, वकला तंजीमों को साथ मिलाकर और अदलिया के खिलाफ एक पूरी मुहिम चलाई जाए। और उसका मकसद जो है वो इस हुकूमत को, इदारों को जो है वो दबाव में लाना होगा और पाकिस्तान में एक इंतशार और बदअमनी पैदा करना उसका मकसद होगा। और ये कोशिश की जा रही है कि वो जो अब ज़ाहिर है सवाल तो ये पैदा होंगे कि आया वो जो पैसा PDM की तहरीक के लिए आया था, क्या यहाँ पर भी वही पैसा इस्तेमाल होगा? वकला तंजीमों को क्या वो पैसा दिया जाएगा? क्या जिस तरह से हम देखते हैं कि सियासी मैदान में एक मजहबी तंजीम को के कारकुनान को रेंट पर लिया जाता है, उनको पेट्रोल और डीजल दिया जाता है, उनको गाड़ियाँ दी जाती हैं, उनको पैसा दिया जाता है और मदरसे के बच्चों को लाया जाता है, तो क्या उसी तरह यहाँ पे वकला तंजीमों के साथ किया जाएगा? उनको भी रेंट पे लिया जाएगा, उनको पैसे दिए जाएंगे, उनको फंड्स दिए जाएंगे। और इस वक्त PDM की जो अगला प्लान है वो पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ है। वो इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ लाना चाहते हैं। वो एक जो आपने देखा था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो एक फैसला दिया जिसमें एक जज साहब को कहा गया कि वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ केसेस में ना बैठें, उस मामले को लिया जाएगा। और साथ तीसरे नंबर पर ये जो हमला हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, इसको लिया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर PDM का प्लान यह है कि वकला तंजीमें एहतजाज का ऐलान करेंगी, तहरीक का ऐलान करेंगी, सड़कों पर आने का ऐलान करेंगी और PDM की उनको मुकम्मल हमायत हासिल होगी। अभी तक ये हम वसूख से नहीं कह सकते कि क्या पैसा भी PDM देगी या पैसा कहाँ से आएगा, या ये वकला तंजीमें खुद से पैसा खर्च करेंगी, किस तरह होगा, कैसे होगा। लेकिन ये अब PDM का प्लान है कि वकला तंजीमों को साथ मिलाकर पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ एक नई मुहिम का आगाज़ किया जाए, जिसमें टारगेट किया जाएगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब को, जो इस बेंच में शामिल दीगर जजेज हैं, खासतौर पर उमर साहब बंदियाल साहब हों, इजाजुल हसन साहब हों, जो मुशीर आलम साहब हों या फरीदी साहब हों, इस बेंच में शामिल जजेस को टारगेट किया जाएगा। और साथ ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला साहब, उनको भी टारगेट किया जाएगा। तो ये हमारे ज़राए ये बताते हैं कि PDM का अगला प्लान पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये 2007 वाले हालात नहीं है। अवाम जानते हैं, अवाम को पता है कि कौन क्या है, किस तरह से है। और अब मेरा नहीं ख्याल कि अवाम पाकिस्तान की अदालतों के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ इस तरह की तहरीक का साथ देंगे। और यकीन से ये कहा जा सकता है, एनालिसिस किया जा सकता है कि इस बार ये प्लान भी इनका नाकाम होगा, इनको मुंह की खाने पड़ेगी और अवाम अब इनके धोखे में, इनकी बातों में नहीं आ सकते। और मुझे याद आ गया वो जस्टिस इजाज़ अफजल खान साहब ने पनामा फैसले में लिखा था कि आप कम वक्त के लिए ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा वक्त के लिए कम लोगों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन आप हमेशा के लिए तमाम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अवाम ये बात जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जो हमला हुआ उसके ऊपर हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब हों या आमिर फारूक साहब हों, मोहसिन अख्तर कियानी साहब हों, दीगर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज हैं, उन्होंने सख्त मौक़िफ़ अपनाया है और वो मौक़िफ़ पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक है। इसी तरह जो इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं, जो जवाद अब्बास साहब, मिराजा जवाद अब्बास, वो भी दबंग फैसले कर रहे हैं, वो भी दबाव में नहीं आ रहे, वो भी धमकियों में नहीं आ रहे, वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आइन और कानून को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कानून के मुताबिक फैसले दिए जा रहे हैं। हमला आवरों को, गुंडों को जो है वो कोई रियायत नहीं दी जा रही और भरपूर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसलिए अब PDM इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करना चाहती है, इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के इदारों को डिस्टेबलाइज करने के लिए, पाकिस्तान में बदअमनी और इंतशार के लिए ये नया मकरू धंधा जो है और ये मकरू खेल और इसका मंसूबा बनाया गया है। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करने के हवाले से ये जो मंसूबा है ये भी जो है वो नाकाम होगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा और अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखेगा। आमीन। बहुत शुक्रिया सदीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए तज्ज़े। और नाज़रीन, पैमरा चेयरमैन सलीम बेग अब तक अपनी उसी हटदर्मी पे कायम है। सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि किसी इदारे की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया और आए दिन हम देखते हैं कि सोची समझी साजिश के तहत जानबूझकर या तो वो शख्स नोटिस ले लेता है, कोई ना कोई नोटिस भेज देता है और उनकी नाअहली के खिलाफ जो आवाज़ उठाई जा रही है इस जुर्म की तलाश में बाकायदा बहाना तलाश किया जाता है। कभी नोटिस भेजा जाता है और कभी लाइसेंस ही मुअत्तल कर दिया जाता है। और मेरी आज भी हमेशा की तरह चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतल्लिका हुकाम से गुजारिश है कि उस नाअहल शख्स को उसके ओहदे से हटाया जाए। वो कोई ऐसा शख्स जो कि काबिल हो, इस ओहदे के अहल हो, मेरिट पर हो, मेरिट की बुनियाद पर उसको इस कुर्सी पर बिठाया जाए ताकि प्रैक्टिकली साबित किया जाए ना कि नया पाकिस्तान है, यहाँ पे मेरिट की धज्जियाँ नहीं उड़ाई जाएंगी, यहाँ पे ऐसे नहीं चलेगा। और नाज़रीन, इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।